चलो भाई, जैसा है ऐसा ही है। अलजेब्रा में पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन बेटा, x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 है। इसकी जनरल इक्वेशन का फॉर्म आप देख लीजिए, किस फॉर्म में लिखा जाता है इसे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। नीचे एग्जांपल दिया हमने, आप a b c पहचान सकते हैं। सही है ना? ओके। फिर अपन ने नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपका, यहां पर देख लो आप। ठीक है। अब हमें इस जनरल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? सारे टर्म्स को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट में ले आएंगे और फिर आप देखेंगे तो आप इसमें एबीसी पहचानिए। ए क्या हो जाएगा? 2, बी क्या हो जाएगा? -3, सी हो जाएगा +5। अब आप देखिए यहां पर हम एक टर्म निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस है। 5 मिनट रुकने के लिए। ठीक है, चलिए। ये क्या सर डाउन हो गया क्या? है? ये डाउन हो गया क्या? नहीं, डाउन नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें रिकॉर्ड करना है ना, तो उसमें डायरेक्ट लग जाता है। रहने तो अब चल जाएगा काम। b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका नाम क्या है बेटा? d का डिस्क्रिमिनेंट। तो अभी देखिए b स्क्वायर, b और a और c आप आइडेंटिफाई कर ही पा रहे हैं। 3 तरीके से d को देखा जा सकता है। या तो d लेस देन 0 है, ये कैलकुलेट करने के बाद d आ गया क्या? लेस देन 0, नेगेटिव आ गया, तो आप बोलोगे इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है। सही है। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो आप बोलोगे इसका एक ही सॉल्यूशन है, मतलब x की सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए ये ट्रू हो रहा है, ये इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया जो हमें चाहिए होगा, तो आ जाएंगे 2 सॉल्यूशंस। अब वो रूट्स कितने कितने होंगे बेटा? वैल्यूज x की कितनी होंगी? 2 अगर होंगी तो क्या वैल्यूज होंगी बताओ? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। -b देखिए, एक बार प्लस √d है और एक बार माइनस √d है, तो कई बार हम इसे प्लस और माइनस एक साथ लगा देते थे, अपॉन 2a। आपको b पता है कहां है, a पता है कहां है, d आप निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। कई जगह ये भी कांसेप्ट यूज होता है कि जो रूट के अंदर टर्म है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट के अंदर टर्म नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो नेगेटिव नंबर है तो फिर वो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली कहानी में चले जाता है, नॉर्मल नंबर्स वो नहीं होते, तो रियल सॉल्यूशंस नहीं होते। तो आप रूट के अंदर वाले टर्म को ना, कई बार सॉल्यूशन ऐसे निकल रहा होता है फिजिक्स में कि इस d को आप ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि d कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो रूट के अंदर है। सही है। 2 सॉल्यूशंस बेटा कर पाएंगे आप? क्या आएगा बताओ? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। अच्छा सर, नीचे लिख दिया, देखो मैंने ऊपर लिखा है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। सम ऑफ रूट्स x1 और x2 ऐड करूंगा बेटा, तो एक तो था -b प्लस √d अपॉन 2, एक था -b माइनस √d अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस √d और माइनस √d कट जाएगा, -2b अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, -b अपॉन a हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूंगा x1 x2, तो आ जाता है c बाय a। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान हो तो देखो, वैसे तो बहुत कम काम आता है, पता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो भी काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी आएगा तो मैं वैसे भी बताने वाला हूं आपको, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तब भी यही करना पड़ेगा, इसमें और कोई बात नहीं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपन बहुत जगह यूज कर पाते हैं। बाइनोमियल का मतलब मैथ्स के अंदर होता है 2 टर्म्स। 2 टर्म्स मतलब 2 टर्म्स के बीच में या तो प्लस है या माइनस है। अब देखो भाई, नॉर्मल 2 टर्म्स है बेटा, 2 + 3, ये तो गया नॉर्मल। 2 + 3 तो 5 हर कोई कर लेगा, प्लस 2 + 3 जो भी नंबर है उन पे जो कोई पावर n है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन या बाइनोमियल टर्म हो गया या बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या? उसमें कितने टर्म्स होने चाहिए? 2। बाय मतलब 2, ठीक है। अब उस पे पावर कितनी लगी हुई है? n। ये तो हो गया हमारा मैथ्स का टॉपिक। अगर मैं a + b या a - b की पावर n पढ़ रहा हूं तो ये तो प्योर मैथ्स हो गई। इसके लिए अलग से चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर, बाइनोमियल एक्सप्रेशन या बाइनोमियल करके चैप्टर होता है। अब हमें कौन सा बाइनोमियल पढ़ना है? हमें पढ़ना है, आप जो नीचे देख पा रहे हो, 1 ± x की पावर n। क्या पढ़ना है बेटा? हमें वो बाइनोमियल पढ़ना है जिसमें एक टर्म हमेशा 1 होगी। कौन सा पढ़ना है हमें? जिसमें एक टर्म पक्के से क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दूसरी टर्म क्या ले लिया अपन ने? x ले ली, और पावर क्या लगा दी अपन ने? n। अब बेटा इसका जो एक्सप्रेशन आता है बाइनोमियल में पढ़ने वाले, वो एक्सप्रेशन इसका ये लिखते हैं, देख रहे हैं, ये देखो ऊपर, इसको खोल लेते हैं अपन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे खोला जाएगा बताइए? 1 + nx प्लस, अब आप देखो एक फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है? पहले था 1,
फिर आया n, फिर आया n into n minus 1, x की पावर बढ़ा दिया आपने, x का स्क्वायर कर दिया, और ना 1 की पावर ऐसे उल्टी कम होती जाती है। आप कभी a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो उसमें भी बाइनोमियल वाला कंसेप्ट ही लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वो अपने आप में मैथ्स का टॉपिक है, हमें क्या सीखना है मैं वो बता रहा हूं। आगे n into n minus 1 x square upon 2 into 1, ये एक फॉर्मेट के अंदर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका स्पेशल केस पढ़ना है। हमें स्पेशल केस से पढ़ना है कि अगर आपका ये जो x है, अगर ये लेस देन 1 हुआ तो क्या करेंगे? x क्या हो, 1 से छोटा नहीं कह रहा हूं मैं, 1 से बहुत छोटा, तो हम क्या कर सकते हैं? अब आप मुझे बताओ बेटा, आगे वाला टर्म जो मैंने काट रखा है n into n minus 1 वाला, इसमें x की पावर कितनी है? 2। अगले वाले में कितनी x की पावर है? 3। उसके अगले वाले में आती तो कितनी आती? 4। तो x की पावर बढ़ती जा रही है, और अभी हमने देखा कि x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है। x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, सिर्फ छोटी भी होती तो पावर बढ़ाने पे उसकी वैल्यू घटती। मुझे बताओ बेटा 0.5 कैसा है? 1 से छोटा है। 0.5 का स्क्वायर बड़ा है या 0.5 बड़ा है? 0.5 बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करने पे और छोटा हो जाएगा। तो सोचो ये तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू हमें लेनी है। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पे कि 900 जो है 100 से कम है, पर 1 100 से बहुत कम है। तो लेस देन का मीनिंग क्या होता है? बहुत कम। समझ में आएगा? तो यहाँ पे x लेस देन 1 है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो वो और बहुत छोटा हो जाएगा, इग्नोरेबल हो जाएगा, x क्यूब भी इग्नोरेबल हो जाएगा, आगे सब इग्नोरेबल हो जाएंगे। बचेगा क्या सर? देख लो क्या बचेगा सर? पहले दो टर्म्स बचेंगे, 1 प्लस nx। तो 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? और इक्वल्स टू भी लहराता हुआ इक्वल्स टू, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 प्लस nx। ये कब लगा सकते हो? वेल ऊपर लिखा हुआ है जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो तभी आप इसे लगा सकते हैं। नीचे क्या लिखा है बेटा? x और n को विद साइन रखना है, और वहां लिखा मैंने साइड में 1 तो है ही, 1 तो होना ही चाहिए। 1 के साथ वाला कौन होना चाहिए? जो 1 से बहुत छोटा है। तो इसको मैं एक्सपैंड करके क्या लिख पाऊंगा? 1 प्लस nx। कई बार मैं इसको यूज कर लेता हूँ ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। अभी बहुत लेटर पार्ट में जाके यूज होंगी चीजें, तो आप जब तक करिए। 0.98 की पावर हाफ। सर रूट 0.98 निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं इसको बाइनोमियल की मदद से करना चाह रहा हूं। तो मैंने 0.98 को तकनीक से क्या लिख दिया? 1 लाने के लिए मैंने क्या करा बेटा? 1 माइनस 0.02 लिख दिया, और पावर हाफ है। अब बताओ 0.02 तो 1 से बहुत छोटा है, तो मैं बाइनोमियल वाला अपना थ्योरम लगा सकता हूं, अप्रोक्सीमेशन। तो बताइए क्या आंसर होगा? 1 प्लस nx। n कितना है? हाफ। x कितना है? माइनस 0.02। इसलिए ऊपर लिखा था x और n को विद साइन लेना है। x की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस 0.02, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, उसमें 1 प्लस x की पावर n है, तो x की वैल्यू हो गई माइनस। यस, कितना आंसर आ जाएगा बेटा? बोलो, जो भी दे रखा है यहाँ पे देख लो आप। 1 प्लस n आ जाएगा आगे हाफ, और x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? 0.02, वो भी माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा? देख लो, 2 कट जाएगा बेटा। 1 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा? 0.99। और एग्जांपल देखते हैं। 1.001 की पावर 10, 1.001 की पावर 10। तो क्या मैं इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से कर पाऊंगा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में 1 तो होना ही चाहिए, 1 को अलग कर दिया तो बचा क्या? 0.001। क्या बेटा आप लगा सकते हो बाइनोमियल? हाँ सर, यही तो कंडीशन है, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत छोटी 0.001। 1 प्लस nx कर दो, 10 को आगे ले आओ, x से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ गया 1.01। चलिए अब आप लोग मुझे करके बताइए, 1 ये इसकी वैल्यू की पावर 1/3 वाला, ये अभी कर दीजिए, 1 मिनट ले लो। क्या क्वेश्चन है आपके पास? 1000.001 की पावर 1/3 आपको निकालना है।
जैसे बन रहा है करो, है ना। आपको बस फॉर्मूला लगाना सीखना है। पहली बात तो मैंने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, थोड़ी तिकड़म पहले लगानी पड़ेगी। सीखना ये है कि 1 आना चाहिए। इसको तोड़ने जाऊंगा बेटा 1 को अलग करूंगा तो ये तो 999.001 हो जाएगा, तो वो तो नहीं चलेगा ना हमारा। तो आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो कि वो 1 आए। चलो 1 मिनट और। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बेटा अपन 1000.001 की पावर 1/3, है ना। ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे, कहीं नहीं अटकने वाले आप, ठीक है। बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए, दिमाग चलाने के लिए। तो मैंने बोला यार मेरा फॉर्मेट होना चाहिए 1 + x की पावर n। यहाँ तो 1 होना ही चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है सर ये तो यहाँ तो 1 लाऊंगा तो बेटा दूसरा नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं यार, इसको तुम लिखो 1000 प्लस बेटा क्या ये 10 की पावर -3 हो गया, चलेगा क्या? ये हो गया 10 की पावर 3, ये कितना हो गया? अब इसको 1 लाना है बेटा, 10 की पावर 3 को कॉमन ले लूं क्या? अंदर क्या बचा 1 प्लस 10 की पावर -6। बोलो यार, 10 की पावर 3 यहाँ था नहीं ना, तो उस 10 की पावर 3 को यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 की पावर -3 तो ऑलरेडी था, 10 की पावर 3 से डिवाइड और करना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कटना चाहिए। अब बताओ जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -6। यस और नो? यस। अब बताओ बेटा, और टोटल पे पावर कितनी चल रही है हमारी? 1/3। तो बेटा इसको 1/3 अलग दे दो, 10 की पावर 3 × 1/3, 3 × 1/3 10 हो जाएगा बाहर। अंदर कौन फंस गया? 1 प्लस 10 की पावर -6 की पावर। अब दिख रहा है आपको बाइनोमियल, है ना? बहुत छोटा हो गया ना, 10 बाहर वेट कर रहा है। 1 प्लस nx, n कितना है बेटा? 1/3, और x कितना है? -10 की पावर -6। तो कितना हो जाएगा ये? सर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -10/3, 10/3 बोले तो -10 की पावर -5 भी हो जाएगी। चाहो तो कर सकते हो इसे कैलकुलेट, तो इग्नोर मार सकते हो इसे, ऐसे भी होने वाला था यार। इसमें ये ऐड हो भी रहा है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, 1000 ही मान लो ना इसे, है ना। पर अगर तुम्हें फिर भी अगर हो तो ये आंसर तुम्हें माइनस करना है, समझे क्या बात को? तो अगर वो ना हो बाइनोमियल में तो हम उसे बाइनोमियल बना भी सकते हैं, समझ भाई बात। बाइनोमियल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? यहाँ पर आपको 1 चाहिए होगा। मेन बात सीखने की ये थी। आपको मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ी ना जो इतना ज्यादा वो सोचेंगे इन चीजों के बारे में। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। लॉगरिथम पे चलते हैं। लॉगरिथम जैसे कि साइन कॉस टैन कुछ आपको अलग लगा था जब आपने पहली बार पढ़ा था, वैसे एक लॉग फंक्शन होता है। क्या होता है? लॉग होता है बेटा। लॉगरिथम करके अलग से एक फंक्शन चलता है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। देखो 2 की पावर 3 क्या होती है? सर बचपन से पता है 8 होती है सर। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब अगर मुझे इसे लॉग के फॉर्म में लिखना हो, क्या लिखना हो? इसी बात को 2 की पावर 3 को इज इक्वल टू 8 को लॉग के फॉर्म में लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखता हूं? लॉग लिखता हूं। पहले क्या लिखता हूं? लॉग लिखता हूं। फिर बेटा यहां पर बेस लगाता हूं। यहां पे क्या लगाता हूं? बेस लगाता हूं। यहां पे बेस होना जरूरी है। तो जैसे मैंने लिखना है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो बेटा मैं यहां पर लिखूंगा 2, बेस को क्या लिखूंगा? 2, यहां पे लिखूंगा 8। तो इसका आंसर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा आंसर है 3। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 को मैं लॉग के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका मीनिंग ये है
कि अगर मुझे log बेस 2 और यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि 2 की पावर कितनी लगाऊं कि 8 मिल जाए। अगर मैं लिखता था log बेस 2 यहाँ 16, तो आंसर क्या होगा, 2 की कितनी पावर लगाऊं कि ये मिल जाए बेटा। तो बताओ 2 की कितनी पावर होगी 16 मिल जाए, 4, तो आंसर होगा 4। समझ में आया क्या? ये होता है बेसिक मीनिंग ऑफ लॉग। फॉर एग्जाम्पल log 10 और यहां लिखा है बेटा 100, बोलो आंसर क्या होगा इसका, बोलो। 10 नहीं होगा बेटा, 10 की कितनी पावर हो कि 100 मिले, आंसर इज 2। सही है क्या? दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लॉग, इतना ही समझना है हमें। अच्छा बेटा बताओ, log बेस 10 1, आंसर बोलो 0। इसकी कितनी पावर लगाऊं कि 1 आ जाए बेटा, 0 लगाओ पावर, एनीथिंग पावर 0 इज 1 इन मैथमेटिक्स। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो। सही है क्या? अरे बोलो बेटा, आपके सामने एग्जांपल है 3 9 लिखा हो, तो 3 की कितनी पावर लगाऊं कि 9 मिल जाए, 2। आंसर इज पावर ऑफ बेस। log 10 की पावर कितनी लगाऊं कि 1000 मिल जाए, 3। 10 की पावर कितनी लगाऊं कि 10,000 मिल जाए, 4। 10,000 4 ठीक है। अब देखो यहां पर ना बेस बेटा एक बहुत फेमस बेस है जिसको हम बोलते हैं ई। ये कांस्टेंट है, जैसे कि पाई एक कांस्टेंट था, वैसे ही एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, इसका नाम है यूलर्स कांस्टेंट। यूलर्स कांस्टेंट, यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना। आगे मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं, है ना, इंजीनियरिंग के अंदर उस सब में, उसमें बहुत काम है इनका। तो इन्होंने कांस्टेंट डिफाइन किया जिसको बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये जानना जरूर है कि ई कुछ अलग बात नहीं है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ 2.71 समथिंग है। मुझे बताओ आपके सामने पाई आ जाए और मैं बोलूं बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ पाई कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 0 होगा, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे ही आपको बस ई के बारे में ये पता होना चाहिए, ये कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 कुछ है। 2 भी याद रह गया तो बहुत हो गया, सही है ना। तो ई इज व्हाट, ई इज सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इन मैथमेटिक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो बेटा अगर बेस ई लगा देते हैं तो अपन इस लॉग को ln बोल सकते हैं। बताओ मैं लिखता हूं log बेस ई, लगा दूं क्या बेस ई, लगाओ सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां 10 लिख देता हूं बेटा, यहां 2 लिख देता हूं। बताओ, तो आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख दो चलो 5, तो आप इसको बोल सकते हो सर ln 5 इज इक्वल टू 2, या 2 भी हटा दो। इस बात को कैसे लिख सकते हो तुम, ln 5। ln लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है बेटा, बेस क्या है, e। अगर बेस कुछ ना लगा करके दे, यहाँ पे कुछ ना लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट बेस इज 10। ये कुछ बातें हैं लॉग की, कुछ भी बेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिस बाय डिफॉल्ट 10। कुछ ना लिखे तो समझ लेना 10 था। और अगर वो ई लिख रहे हैं तो इस बात को क्या लिख सकते हैं अपन, ln बोल सकते हैं, ln 5 हो जाएगा। बोलो सही है क्या? अब मुझे एक चीज बताना, मैं बोलता हूं log बेस ex इज इक्वल्स टू y। अब इस बात को तुम log हटा करके बोलो, क्या मीनिंग था इसका, देसी मीनिंग क्या है, e टू y। तो आप बोलोगे सर इसकी पावर ये लगाओ तो ये मिलता है, तो e की पावर y लगा दो तो क्या मिलता है बेटा, इसे कहते हैं एंटी लॉग ले लिया। इसको क्या बोलते हैं, एंटी लॉग ले लिया, क्योंकि आपने लॉग हटा दिया, आपने तो सीधी बात कर दी। सही है ना। तो अगर आपको लॉग हटाना है तो क्या तरीका है बेटा, लेटेस्ट यहां लिखा है सर log बेस ex इज इक्वल टू y। क्या करना है सर, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म x इज इक्वल टू, इसको इस पे चढ़ा देना बेटा। सही है क्या? अगर मैं बोलता हूं log ln ही चलते हैं, ln y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। बोलो बेटा एंटी लॉग ले लो एक बार, यहां बेस ही है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln y है तो y इज इक्वल टू इसे e की पावर में चढ़ा दो बेटा, RHS को e की पावर में चढ़ा दो। समझ में आया क्या? तो इसको क्या बोल देंगे, ये हमने क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया, लॉग हटा दिया। तो RHS में जो भी लिखा है उसे क्या लिख दो। चलो एक और बोलता हूं, ln y प्लस 3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताओ एंटी लॉग ले लो, y प्लस 3 इज इक्वल टू, इसे e की पावर में चढ़ाओ, समझ में आएगा? इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना, वेरी सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। सही बेटा, एंटी लॉग लेना मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये है सारी कहानी। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग जो अपन एरर्स के अंदर यूज कर लेते हैं कई बार, मतलब करते ही है बेटा। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जो बेस के ऊपर जो नंबर लिखा होता है मेन वाला, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इस लॉग को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ोगे? बीच में लगा दो प्लस, m को अलग कर दिया और n को अलग कर दिया। अरे इधर देखो ना यार, पहला m को अलग कर दिया और n को अलग कर दिया। अगर यही नंबर ऊपर जो है n बाय n के फॉर्म में लिखा होता तो क्या करते हैं? अलग करने के लिए बीच में माइनस लगाते। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, अगर वो जो नंबर है, अगर वो उसको मैं किसी एक्सपोनेंट फॉर्म में या पावर के फॉर्म में दे रहा हूं, तो वो पावर आगे आ जाती है। जैसे मैं बोलता हूं लॉग 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 2 की पावर नहीं, लॉग 16, बताओ बेटा इसे क्या बोल सकते हो आप? सर आप इसे बोल सकते हो सर ये लॉग 2 की पावर 4 है, तो ये 4 आगे आ जाएगा बेटा, 4 लॉग 2। सही है ना? जो पावर है वो क्या करेगी? जैसे वो डिफरेंशिएशन में आगे नहीं आती थी, वैसे आगे आ जाएगी। nx n - 1 जब लॉग के साथ कोई नंबर होते हैं ना, वो जो नंबर है ना आगे, एक तो होता है बेस, अभी जैसे इसमें बेस नहीं लिखा तो बेस बाय डिफॉल्ट इज 10। वो जो नंबर को अगर पावर के फॉर्म में लिखा गया है तो पावर को आप आगे ला सकते हैं। अच्छा, सही है? चलो बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? देखो ऊपर, ये अपन किस लिए यूज करते हैं? बेस ई और बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मुझे बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.30 से। किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? बेस ई को बेस 10 के अंदर। सही है ना? बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बस बेस चेंज किया है। तो उससे क्या एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया वहां पर? 2.30। अब ये मैं आज आपको चाहे कितना भी बता दूं, जब ये एक्चुअली यूज हो रहा होगा ना फिजिक्स में, मुझे वही बात जितनी अभी बोलनी पड़ रही तब भी उतनी बोलनी है। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर बच्चे को बस ये लगना चाहिए कि हाँ यार हमने देख लिया, और जब काम आता है तब तो वो करना ही पड़ता है, आपको भी और देखो। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड बेटा अपन कभी रियरली कभी यूज करेंगे। तो ये क्या बोलता है भैया, दोनों तरफ जैसे p by q = a by b आपको गिवन है, वहां क्या कर सकते हो? दोनों तरफ ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हो। देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, p plus q upon p minus q is equal to a plus b upon a minus b। ये मैथ्स की चालें हैं जो आप देख रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा AP अपन रेयरली कभी यूज करते हैं, ठीक है? AP कैसा आपको दिखाई देता है 10th क्लास के अंदर? बताओ यार, डिफरेंस जो होता है दैट इज कॉमन। जैसे 2 5 8 11 14, तो आप 5 में से 2 को घटाओ कितना? 3। 8 में से 5 को घटाओ अगेन 3, 11 में से 8 को घटाओ फिर 3, 14 में से 11 को घटाओ फिर 3। तो जो डिफरेंस हो रहा है ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट और कॉमन। इसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। बा माइनस बा का मतलब है बाद वाला माइनस पहले वाला करना है, बाद वाला टर्म हमेशा माइनस पहले वाला टर्म। ए क्या होता है बेटा? फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज। तो ये एक पैटर्न बन रहा है जिसका डिफरेंस कॉमन है, ए है उसका फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज। आपके सामने एक सीरीज दिखाई दे रही है, ये एपी है क्या? एपी है क्या? 15 13 11 9 7 5 3 है क्या? तो इसका डी कितना होगा? -2। क्यों? क्योंकि आप 13 - 5 करोगे, 15 - 13 नहीं करोगे। क्या करोगे? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। तो डी की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? -2। अच्छा, इसमें a कितना है? a 15, जहां से वो स्टार्ट होती है सीरीज उसको बोलते हैं अपन a। अगला ये हो जाएगा a1, इसको आप ये भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा a1 मतलब फर्स्ट टर्म। 13 क्या हो जाएगा? a2। 11 क्या हो जाएगा? a3। चौथा टर्म हो जाएगा a4, then a5 and so on। अब बेटा मुझसे ये पूछ लिया जाए कि यार मेरे को बताओ इसमें 20वां टर्म कितना है? a20 बता। तो ये बहुत बेकार तरीका होगा कि मैं -2 करता 20वें टर्म तक जाऊं। इसलिए मेरे पास एक कोई जनरल फार्मूला होना चाहिए जिसमें सीधा आंसर आ जाए। जनरल फार्मूला क्या है? an का nth टर्म निकालना है, तो an का जनरल फार्मूला है a plus n minus 1 into d। इसका भी एक लॉजिक है कि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को तीसरा टर्म निकालना है। तीसरा टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा?
15 से स्टार्ट करूंगा ए। अगर मेरे को लेट अस से दूसरा टर्म निकालना है तो आप सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, ए प्लस डी, ए में क्या जोड़ दोगे, एक बार डी जोड़ दोगे। अगर आपको तीसरा टर्म निकालना है तो आप क्या करोगे, ए प्लस डी, तो आप तीसरे टर्म पर आ गए। चौथा टर्म निकालना है तो कितनी बार डी जोड़ना पड़ेगा, 3 बार। ए से शुरू करो और 3 बार डी जोड़ दो तो चौथे टर्म पर आ गए। तो मैंने देखा यार 4 टर्म निकालने के लिए मुझे डी को 3 बार जोड़ना है, तीसरे टर्म निकालने के लिए डी को 2 बार जोड़ना है। तो अगर nth टर्म निकालना है तो डी को कितनी बार जोड़ना चाहिए, n-1 टाइम्स जोड़ना चाहिए। तो आ गया a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सब बॉक्स के अंदर वाले फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। अब बेटा हमने a20 निकाल लिया, यहाँ पर a और 20 पुट करके a प्लस 19d, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। 6 टर्म निकाल लिया a प्लस 5d। sn का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं बोलूं आपको मुझे s3 निकालना है, s3 का मतलब क्या, शुरू की 3 टर्म्स को जोड़ना है मुझे। अगर मैं बोलूं s20, इसका मतलब क्या, शुरू की 20 टर्म्स को जोड़ना है। अरे बोला यार, तो अगर मैं जनरल तरीके से चलना चाहूं तो क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें, सर पहले तो सारी टर्म्स लिखो और फिर इन सबको जोड़ो। तो मेरे पास तो जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपके सामने है बेटा, क्या देख लो, येलो से लिखा हुआ है क्या, n/2। अरे यार तुमको मूल्य भी जोड़ा रहा है यार, 2a प्लस n-1 इंटू Sn का मीनिंग क्या है, सम अप टू n टर्म्स। चलो मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे 5वें टर्म से 10वें टर्म तक का सम निकालना है, मतलब 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, इनका सम निकालना है। तो कैसे करूंगा, मुझे सिर्फ किसका सम निकालना है, मुझे निकालना है बेटा 6वां 7वां 8वां 9वां a 10वां। बताइए कैसे निकालूंगा इसे, S10 माइनस S6, S10 माइनस S5। समझे क्या बात, सर 0 फर्स्ट टर्म से 10 तक का निकाल लो, माइनस फर्स्ट टाइम से 5 टर्म का कर लो, ये वाला सम रह जाएगा। है S10 का मतलब क्या होगा बेटा, पहले A1 A2 A3 A4 10 तक, फिर माइनस कर दो S5, माइनस A1 A2 A3, ये सब कट जाएंगे, बचेगा ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा ताकि आप Sn का मीनिंग समझ पाओ। अरे समझे क्या, पहले n टर्म्स का सम। अब आता है जो हमारे कभी कभार एक्चुअली काम आता है फिजिक्स में, दैट इज जीपी। जीपी में एक स्पेशल केस अभी देखेंगे, वो काम आता है। बेटा जीपी कैसे चलता है, ये सीरीज कैसे चलती है, ये मल्टीप्लाई में चलती है। इसमें जो मल्टीप्लाई टर्म जो हो रहा होता है वो कॉमन होता है। तो आप देखो 2 4 8 16 32, अब इसमें डिफरेंस तो कॉमन नहीं है क्या कॉमन, पहले टर्म्स में 2 है, अगले में कितना है 4, अगले में 8, ये तो नहीं सर बैठा नहीं, ये भी तो नहीं है। क्या बेटा आप डिवाइड करके देखो, आप 4/2 लिखो, कितना 2, 8/4 2, 16/8 2। सर जो रेशियो है ना दैट इज कॉमन। कॉमन रेशियो में आप हमेशा बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाला टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने नीचे, कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहले वाला टर्म। सही है क्या, अरे बोलो। एपी और जीपी अलग अलग दिखाई देगा ना तुम्हें, बिल तो नहीं जाएंगे ये। चलो, और इसमें भी बेटा ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो अब आप देखो, आप पहले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये वाला, इसमें ए की वैल्यू कितनी है बोलो, पहला टर्म कौन सा है 2। ये जरूर पता होना चाहिए भाई शुरुआत कहां से हुई है, इसलिए ए का बहुत इंपॉर्टेंस है। और रेशियो कितना है बेटा, 2 या 1/2, 2 या 1/2 2, क्योंकि आपको यहां भी क्या करना है, बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले वाला करना। सही है ना, A2 R2। अच्छा अब बेटा इसमें हमें वही वाली प्रॉब्लम की, यार मेरे को बताओ 20वां टर्म कौन सा होगा। तो यार अपन ऐसे मल्टीप्लाई करते करते थोड़ा ना लिखेंगे, अपन को तो जनरल फॉर्मूला चाहिए। तो क्या हो गया, an का जनरल फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n-1। इसके पीछे भी लॉजिक है, आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आप a को एक बार r से मल्टीप्लाई करो, थर्ड टर्म निकालना है तो a को पहले r से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड आएगा, फिर एक और बार r से मल्टीप्लाई करो तो थर्ड आएगा। सही है ना, तो r को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थर्ड टर्म के लिए, मतलब nth टर्म के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1 टाइम्स करना पड़ेगा। तो a r n की पावर -1 n-1 r की पावर n-1। जैसे a10 निकालना है, 10वां टर्म निकालना है,
क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a r की पावर 9। 9। ठीक है सर। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला SN। SN का मीनिंग वही है, पहले n टर्म्स का सम। देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए मेरे को S3 निकालना है, 3 टर्म्स का सम निकालना है, क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये, a 1 माइनस r की पावर 3 अपॉन 1 माइनस r। सही है। आप चाहे तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे पलट दो, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 भी सही है। अब बेटा ये भी हमारे इतना काम का नहीं है जितना इसका स्पेशल केस काम का है। ये देखो स्पेशल केस 99.99% यही काम आएगा अगर r की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 हो। r की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। आप तो यही सोचो, ग्रेटर देन 0 तो रखते ही हैं, माइनस में नहीं चलती हमारी सीरीज, प्लस में ही चलती है जनरली। r इज लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 हो गया तो बेटा देखो सुनना मेरी बात, ये जो आप 1 माइनस r की पावर n देख रहे हो ना, r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी। स्पेशल केस में अगर 1 से छोटी वैल्यू है और उसकी कोई पावर आएगी तो वो वैल्यू और छोटी होती जाएगी, जो अपन ने पहले भी देखा था एक बार कंसेप्ट वाला बाइनोमियल का। अब और दूसरी बात बेटा, सम कहां तक का निकालना है, देखो आप बी वाला देखो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब आपको कहां तक जोड़ने हैं नंबर, इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ने हैं। अब सोचो बेटा n की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट, और r क्या है 1 से छोटा, तो 1 से छोटी वैल्यू की पावर इनफाइनाइट, छोटा होते 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 वो ऑलमोस्ट क्या बन गया होगा, 0 बन गया होगा। तो मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, किसे, r की पावर n को। कब करूंगा बताओ, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो और n की वैल्यू इनफाइनाइट हो। सम कहां तक का निकालना हो, इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है, और r की वैल्यू लेस देन। अच्छा r की वैल्यू लेस देन 1 है तो कैसा जीपी दिखाई देगा, वैल्यूज छोटी होती जा रही होगी। रेशियो अगर 1 से छोटा है इसका मतलब क्या होगा, अगला टर्म पहले वाले से छोटा होगा। अभी देखो r की वैल्यू 2 थी तो वैल्यूज बड़ी होती जा रही थी, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकाला जा सकता है, क्योंकि इन सब का सम जो है वो फाइनाइट ही होने वाला है, इनफाइनाइट होने के बावजूद। टर्म्स इनफाइनाइट है पर ये वैल्यूज बहुत छोटी होती जा रही है, इसलिए इतना सम क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसका आंसर कितना आता है बताओ बेटा, r की पावर n को इग्नोर कर दूंगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 ही बचेगा सिर्फ, a बचेगा, और नीचे का बचेगा 1 माइनस है। क्या फॉर्मूला बन गया, a अपॉन 1 माइनस। एंड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, r लेस देन 1 भी होना चाहिए और सम हमें इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है। आपके सामने एग्जांपल है बेटा, एक बार देख लो एग्जांपल पर, क्या इसका r लेस देन 1 है, क्या बोलो, छोटी होती जा रही है ना सीरीज, r लेस देन 1 है। अच्छा ये है तो जीपी, सर वो तो पता ही है, जीपी का क्वेश्चन है, सम करना है बेटा, और कहां तक का करना है, इनफाइनाइट टर्म्स का। क्या फॉर्मूला है, सीधा a अपॉन 1 माइनस r। a कितना है इधर 1 और r कितना है यहाँ पर हाफ, r कितना है यहाँ पर हाफ, तो अपन पुट करेंगे वैल्यूज एंड वी विल गेट आंसर 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। फिर मैंने डिवीजन वाला आपको तरीका सिखाया था, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। न्यूमरेटर भी ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है रेशियो में, डिनोमिनेटर भी c बाई d के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या होता है बेटा, जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर जाता है, और जो बीच वाले हैं वो बीच में रह जाते हैं। सही है ना, तो a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी हो जाता है। ओके, ये वाला पार्ट था, ग्राफ्स में पढ़ा चुका हूं, ये हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जिस बच्चे को जैसी जरूरत होगी। ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है a और b का। तो कैसे निकालते हैं अपन, 10th क्लास में पढ़ते हैं इसे, रूट x2 माइनस x वाले को घटा दो स्क्वायर, प्लस y वाले को घटा दो स्क्वायर, और ऊपर लगा दो। आपके सामने 2 पॉइंट्स लिखे हुए बेटा, तो आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, मतलब x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। माइनस करना है आपको, 3 में से -2 घटाओ, चाहे -2 में से 3 को घटाओ, आंसर से प्लस माइनस में डिफरेंस रहेगा, वो स्क्वायर करने पे वो हट जाता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, बस घटाना x वाले को ही है। और अगर आप 3 वाले में से इसको घटा रहे हो तो y वाले में भी इसको इसमें से घटाना, तो इसको इसमें से भी घटाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत होता नहीं इसका आंसर कभी, चाहे आप गलती भी कर दो।
बस x में से y वाले को मत घटा देना, ठीक है ना। एब्सिसा बेटा किसको बोलते हैं अपन, x कोऑर्डिनेट को अपन एब्सिसा बोलते हैं, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। 2,4 लिख रहा हूं तो एब्सिसा किसे बोलूंगा, 2 को, और 4 को क्या बोल सकता हूं, ऑर्डिनेट है। स्लोप ऑफ अ लाइन इस सब में आपको बताया है, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी जनता फ्री हो गई होगी, है ना, बेसिक मैथ्स के उससे बैकअप से। इंटीग्रेशन तो हाँ, जो जो रहेगा वो अपन अभी हफ्ते में जो 2 क्लासेस है ना उस दिन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बेटा देखो बेसिक मैथ्स हो जाना चाहिए, एंड मैं आपके सिलेबस के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर जो आपका पेपर आ रहा है उसमें मोशन इन प्लेन से दूंगा, मोशन इन प्लेन से एनएलएम पार्ट 1 जो मैंने आज तक सिखाया एफबीडी से पहले है माइनर के अंदर, तो ज्यादातर बच्चों से दे पाएंगे। फिर अगले टेस्ट से अपन उस प्रोबेबली सारे बराबर आ चुके होंगे, कर चुके होंगे। तो है पहले काइनेमेटिक्स कौन सा दिया था मैंने, ठीक है, एक बार कल डिस्कस कर लेते हैं क्लास में, तो कई बच्चे बाद में आए ना, ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी तुम मुझे बताओ कि किसका क्या क्या रह गया, ऐसे रैंडमली बोलो। यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपका बाद में दूंगा, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी आप अपने दिमाग से हटा दो। हमें क्या करना है, बेसिक मैथ्स करना है, एंड काइनेमेटिक्स जिनका बीच में आए बहुत, वो काइनेमेटिक्स को अलग पार्ट करना है। 2D रह गया तुम्हारा, ठीक है, तुम बताओ फ्री हो गए तो। हाँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट्स एंड डायमेंशन में करा दूंगा तुम्हें। हाँ बस ठीक है, अब फ्री हो ना तुम, तुम्हें अब ये लगना चाहिए कि हाँ सर मैं मेन स्ट्रीम में हो कि नहीं, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशन को कहीं नहीं अटक रहा, मैं भी कहीं बीच में नहीं आ रहा वो। यूनिट्स एंड डायमेंशन में तुम्हें आराम से बैठा करके जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन मैं आराम से बैठा करके करा दूंगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो, उसको एक बार के लिए साइड कर दो। अच्छा तुम्हारा क्या रहेगा बेटा, ठीक है, बेसिक मैथ्स में कुछ तो बताओ यार, रैंडमली तुम लोग बोलो। अभी 2 बैकअप क्लासेस और है हमारी, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो जिसका जो जो छोटा छोटा रह गया है, आप 2 बैकअप क्लासेस में और आ जाओ बेटा, अपन वो कंप्लीट करेंगे। और काइनेमेटिक्स के लिए अब तुम मुझे बताओ काइनेमेटिक्स कैसे करें, काइनेमेटिक्स का कितना कितना रहा है एक बार बताओ, ये तो बंद कर देते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है ना, मैं